हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने जो प्रीवियस टॉपिक था मैं उसको कंप्लीट करूँगा। मैं काफ़ी दिन से वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से नहीं बना पा रहा हूँ कंटिन्यूसली। आई होप कि अब कंटिन्यूसली रख पाऊँ। आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आ गया है, ठीक है। तो आपको रिवीजन भी चाहिए, तो रिवीजन के लिए चैप्टर 3 मैंने ऑलरेडी बताया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो के थ्रू आप कुछ मीन्स दैट कि चैप्टर का रिवीजन आपको दे सकूँ। जैसे यूट्यूब पे आपको चैप्टर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं रिवीजन आपको दे सकूँ, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। अपना पुराना टॉपिक कौन सा होगा? हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। हम लोगों ने पीछे कुछ आर्हेनियस इक्वेशन मैंने सिंपल बताया था, अब उसको हम लोग पूरा बताते हैं। जैसे देखो, मैंने एक स्टेटमेंट पीछे दिया था कि टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट में डिपेंडेंसी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो रेट कांस्टेंट वैसे वैसे बढ़ता रहता है। पहले क्या होता है, रेट ऑफ इक्वेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है। क्यों? जैसे आर है, ये पी में कन्वर्ट है, तो इसका अगर रेट लिखना है तो रेट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, के इंटू आर होता है, ठीक है। तो रेट क्या होगा, के। तो जहाँ पे रेट भी हो सकता है वहाँ पे रेट कांस्टेंट भी हो सकता है, हम लोग लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो रेट जो होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन दैट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना मीन दैट के का बढ़ना। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने एक नोट पढ़ा था, क्या नोट पढ़ा था हम लोगों ने? द रेट ऑफ रिएक्शन is nearly doubled by rise 10 डिग्री टेम्परेचर। यही हम लोगों ने पढ़ा था, जो नोट में मैंने प्रीवियस दिया था कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जस्ट डबल होता है। तो मैंने लिखा द रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल बाय रेज 10 डिग्री टेम्परेचर। तो सेल्सियस हटा देना, कोई भी हो सकता है, केल्विन भी होगा, टेम्परेचर में चेंज वो ऑटोमेटिक कर लेना, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डबल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी किस तरीके से रेट कांस्टेंट पे करती है या रेट ऑफ रिएक्शन पे करती है, उसके लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया हमारे पास? आर्हेनियस जी ने दिया। और उनका जो इक्वेशन था वो क्या था हमारे पास? आर्हेनियस इक्वेशन। इनका जो इक्वेशन था वो क्या था? के इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी था। के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। मैंने बताया था वेयर के क्या था हमारे पास? रेट कांस्टेंट था, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए जो हमारे पास था ये क्या था? आर्हेनियस फैक्टर था, ठीक है। ये डिपेंड करता था किस पे? दो फैक्टर पे डिपेंड करते थे। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कांस्टेंट एक्चुअल में ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, बट दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला हम लोग के पास डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जिसकी वैल्यू z होती है। दूसरा हमारे पास होता है ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, जिसकी वैल्यू होती है p से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये a की वैल्यू हम लोग डिपेंड करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों हम लोग बात किस में करेंगे? कोलिजन थ्योरी में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर का के से रिलेशन दो फैक्टर पे डिपेंड, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आर्हेनियस इक्वेशन आता है जो मैथमेटिकल अप्रोच था, और दूसरा था हमारे पास कोलिजन थ्योरी था जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच था। तो हम लोग पहले बात करते हैं किसकी बात? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल अप्रोच की बात करते हैं। और जो हमारे पास ई ए है, यहाँ पे नया टर्म निकल के आया, ई है, इसका नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर क्या हमारे पास रेट कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, एंड टी क्या हमारे पास है? टेम्परेचर है इन कैल्विन। किसमें होगा? इन कैल्विन में होगा। तो इतना डाटा समझ में आ गया आपको। और जो ये जो पूरा फैक्टर है ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी है,
ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी देखो हमको तो ये सब बात समझ में नहीं आ रही कि होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी में एक्चुअल में होता क्या है। जब हम बात कर लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की, तब हम लोग ये सब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर किस तरीके से ये डबल रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री राइज करने पे किस तरीके से क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने सब कुछ देख लिया। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हम बात पहले किसके करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की। तो चलो हम लोग देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो एक्टिवेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि एकेडमिक से डिलीटेड है, फिर भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो पहले देखो हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होता है कि एक्चुअल में द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड एनर्जी टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द एनर्जी required to reactant to form activated complex, ठीक है। अब इस डिफिनीशन की मीनिंग समझने के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में देखते हैं होता क्या है। पहले डिफिनीशन मैंने लिख दिया, अब देखो होता क्या एक्चुअल में। जैसे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इस तरीके से, दो ग्राफ होते हैं। एक हम लोग टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो क्वांटिटी होता है, जो के होता है रेट कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के, माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे फैक्टर टी है, टेम्परेचर है। आपको यू नो वेरी वेल कि ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये के भी बढ़ेगा। इट मीन्स दैट हमको ये पूरी क्वांटिटी बढ़ा दूँ तो ये बढ़ जाएगा। और ये क्वांटिटी है कि हमारे पास, मैंने बोला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या हमारे पास है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम बात करते हैं कि टेम्परेचर और के में किस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट होता है। पहले तो टेम्परेचर के लिए अगर हमें बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक होता है। तो मैं दोनों को लाइन बाय लाइन बात करता हूँ। तो ये देखो कि अगर मैं इस तरीके से रिएक्टेंट यहाँ पे है, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है और ये नीचे आएगा, तो मेरे को प्लॉट, मैं किसके बीच ग्राफ प्लॉट करता हूँ, एनर्जी के बीच और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच प्लॉट करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या सब ये काम किस पे कर रहे हैं, किसको जानने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू हम लोग को कुछ चीज़ें और भी पता चलेंगी, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी पता चलेगा, ठीक है, और डेल्टा एच पता चलेगा कि एक्सोथर्मिक क्यों है, एंडोथर्मिक क्यों है। तो इस वजह से ये ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। तो सपोज कर लो हमारे पास ये आर है, ये पी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आर है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास पी में। तो ये हमने में ई और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच ग्राफ प्लॉट किया। तो आर जो होगा ये ई आर की एनर्जी है, यानी रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और जो ये वाला पॉइंट होगा, दिस वन, ये वाली पॉइंट होगी, क्या होगा हमारे पास, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का हो जाएगा। अब ये जो पीक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट है। वी कॉल देम, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इसको हटाता हूँ अभी, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है, तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हो गया। बात समझ में आती है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी, ये जो पीक होगा, ये यहाँ से रिएक्टेंट टू पीक पॉइंट, रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो होती है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आप देखो ये किसके लिए ग्राफ है, मैं पहले ग्राफ की बात कर लेता हूँ। रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। रिएक्टेंट का ग्राफ ऊपर है, प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगा, एंथैल्पी होगा।
डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हमारे पास, अगर सपोज कर लो रिएक्टेंट और ये नीचे पर मान लो प्रोडक्ट है, अगर नीचे ऐसे ग्राफ जा रहा नीचे आ रहा है, ये नीचे तभी आएगा जब इसमें से एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। एनर्जी रिड्यूस करके तभी अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। और जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज कर रहा, तो कौन सी एनर्जी होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। और कौन सा ग्राफ शो करेगा, ये एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ प्लॉट करेगा, ठीक है, शो करेगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखो अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी होता है कि एक्चुअल में हम लोग के पास आर और पी, मैं पहले बात कर लेता हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट होता क्या है, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे आर में पी में कन्वर्ट होने के लिए, आर से पी में कन्वर्ट होने के लिए इसका एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारे पास, इंटरमीडिएट, तभी ये किस में कन्वर्ट होगा, पी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं कराऊं I2 का रिएक्शन H2 से करा दूं, ठीक है, तो पहले क्या होता है, बॉन्ड पहले इंटरमीडिएट बनाता है, और इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको I + H ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट। एनर्जी जब आप प्रोवाइड करोगे, एनर्जी प्रोवाइड किए, टेम्परेचर प्रोवाइड किए, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, I H इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। फिर जब एनर्जी ये प्रोवाइड करोगे, एनर्जी अब यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ये एनर्जेटिक ऑलरेडी होगा, खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, HI और HI, एक HI यहाँ पे IH, और एक यहाँ पे I होगा, और यहाँ पे IH, ऊपर वाला भी कर लेना, जैसे वैसे ही लिख रहा हूँ। ये 2 मोल क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा, OR और 2HI, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, पहले बॉन्ड क्या होता है, धीरे धीरे जाके अटैच होता है। जैसे ये अटैच होता है तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, OR और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड क्यों होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने के लिए इंटरमीडिएट का बनना बहुत ही कंपलसरी है, पहली बात ध्यान से सुन लेना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने के लिए रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट में बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, जिसकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है। जब इसकी एनर्जी हाई होगी तो ये प्रोडक्ट में चेंज होना चाहेगा, जब प्रोडक्ट में चेंज होना चाहेगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और जैसे ही रिड्यूस करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब बात क्लियर होगी कि इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप ये R था, R से आप प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इसको R से ये इंटरमीडिएट है, यहाँ तक लाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले ध्यान से सुनना, R के पास अगर सपोज कर लो कि R के पास अपने पास खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। जब कोलिजन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास कोलाइड करेंगे तो इफेक्ट, उसमें क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन। मैंने टर्म यूज कर रहा हूँ इफेक्टिव कोलिजन, हालांकि ये सब कोलिजन थ्योरी का है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आऊँगा वहाँ पे। तो अभी बात करता हूँ कि R जो होगा इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि ये इंटरमीडिएट के पास पहुँच जाए। तो इंटरमीडिएट के पास पहुँचाने के लिए हम लोग लिटिल अमाउंट का क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिटिल अमाउंट में, ठीक है। जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करती है ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँच जाता है, और एक बार ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँच जाता है तो ये इस पर एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है, यहाँ पे बताऊँ ये इसीलिए वे एक्टिवेटेड है। यहाँ पे एनर्जी इतनी हाई होती है कि तुरंत यहाँ पे पहुँचा नहीं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस पीक पे इसकी जो शॉर्ट यहाँ पे स्टे करने की टेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, और जैसे यहाँ पे पहुँचता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो आपको बस रिएक्टेंट से किस में लेके आना है, ये इंटरमीडिएट। तो अब देखो डिफिनीशन क्या मैंने लिखा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड की टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को क्या कर सके, फॉर्म कर सके।
ठीक, इतनी बात समझ में आएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेशन और ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये डेल्टा एच होगा, ये नेगेटिव में होगा। अब देखो मेरा दूसरा टाइप का एनर्जी यहाँ पे होगा, ग्राउंड लेवल से लेके आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी तक, सॉरी ग्राउंड लेवल से लेके आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, ये कौन सी एनर्जी होगी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी? देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना जो रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड कराता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग ए मॉलिक्यूल टू इफेक्टिव कोलिजन, टू ब्रिंग ए मॉलिक्यूल टू इफेक्टिव कोलिजन। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रोवाइड की जाती है, और जहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होता है वही मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है, हमारे पास प्रोडक्ट में होता है। तो मैं इफेक्टिव कोलिजन की एक बार बात कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार वर्ड्स में आ रहे हैं हमारे। जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ ये 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, सपोज कर लो ये 100 मॉलिक्यूल्स है, ये आर रिएक्टेंट का 100 मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट में 50 ही मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 50 मॉलिक्यूल्स जा कहाँ रहा है, हालांकि कोलिजन 100 मॉलिक्यूल्स में सभी में हो रहे हैं, बट इसमें से 50 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी में इफेक्टिव कोलिजन होता है, और जिनमें इफेक्टिव कोलिजन होगा वही प्रोडक्ट में चेंज होगा। इट मीन्स दैट 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 50 के बीच इफेक्टिव हो रहा कोलिजन और 50 के बीच इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा। इस वजह से वो 50 कन्वर्ट नहीं हो रहे और रिएक्टेंट में यानी इस कंटेनर में एज इट इज पड़े हुए हैं। तो इफेक्टिव समझ में आ गया कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एनर्जी बैरियर पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो कोलिजन थ्योरी में आएगा आगे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी बात समझ में आती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मैंने बोला द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग टू मॉलिक्यूल्स टू फॉर इफेक्टिव कोलिजन ओवर टू इफेक्टिव कोलिजन, या किसी भी, या तो आप सिंपल से बोल सकते हो कि या तो इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए, या तो इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए, या आप बोल सको कि रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। रिएक्शन तभी प्रोसीड होगा जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू एनी केमिकल रिएक्शन, टू एनी केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट में तभी बनेगा जब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो ग्राउंड स्टेट से लेके इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी क्या होती है, हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अब देखो हम लोग को यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट मिल के आया, 2 एनर्जी हम लोगों ने सीखा, एक बताया मैंने एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा बताया मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के पास तो पहले से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ से देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका क्या लिख सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो अपनी एनर्जी से आ गया, ग्राउंड स्टेट से लेके तो यहाँ तक तो आ गया अपने पास। तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राउंड स्टेट से लेके तो यहाँ तक तो मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। इन्हीं दोनों को ऐड करोगे तो कौन सा होगा हमारे पास एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब इसको माइनस कर दो, अगर काइनेटिक एनर्जी को निकाल दो तो क्या हो जाएगा, अगर इसको रिवर्स कर दो तो ई ए इक्वल टू क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना, इतनी है, इतने में से मैं इतना मॉलिक्यूल्स काइनेटिक का निकाल दूं जिसको मॉलिक्यूल्स के पास था, जो ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक आया था, तो इतनी बची हुई एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया, बात समझ में आ गई। तो मैंने बता दिया द एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर द एक्टिव रिएक्टेंट टू फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म होगा, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मैंने बोला द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एनी केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी प्रोसीड होगा जब यहाँ तक वो पहुँचेगा। तो अभी 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बता दिया क्या होती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन आप बता दिया। अब मैं किसका पार्ट यहाँ पे बनाऊंगा, रिएक्टेंट के लिए बताऊँ, ये एक्सोथर्मिक के लिए था, अब किसके लिए बनाऊंगा, एंडोथर्मिक के रिएक्शन के लिए बताऊंगा, और धीरे धीरे मैं इसको प्रोसीड करता चला जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो लंबा हो गया आई थिंक, इस वजह से मैं सेकंड वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ।